अगर हम इंग्लिश के सेक्शन की बात करें ना, तो इंग्लिश के सेक्शन में बैरिया के एग्जाम के अंदर जो चीजें सबसे ज्यादा आती हैं वो ये होती हैं कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। अब सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो है वो आपसे डायरेक्टली भी पूछे जाएंगे कि भाई वर्ड गिवन है, उस वर्ड का क्लोजेस्ट इन मीनिंग बता दें, यानी सिनोनिम बता दें, या फिर आप उसका ऑपोजिट बता दें, यानी उसका एंटोनिम बता दें। सेकंड स्टाइल क्या होता है पूछने का, कि सेंटेंस के अंदर एक वर्ड को अंडरलाइन किया जाएगा या हाईलाइट किया जाएगा और नीचे पूछा जाएगा कि जो वर्ड हाईलाइटेड है, या तो आप इसका सिनोनिम बता दें या आप इसका एंटोनिम बता दें। उसके अलावा समटाइम्स ईडियम्स आते हैं, बड़े बेसिक से दो चार ईडियम्स हैं जो रिपीटेडली इनके एग्जाम में आ रहे हैं, उनको मैंने कवर किया हुआ है। एरर डिटेक्शन का पार्ट होता है आपके पास, सेंटेंस कंप्लीशन होती है आपके पास। सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखना होता है। समटाइम्स आपके पास एक आध या एक से दो जो है वो एक्टिव पैसिव इंटरेट आ जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन मैक्सिमम जो है वो प्रेपोजिशन या कंजंक्शन इंसर्ट करने के आ जाते हैं। जर्न या पार्टिसिपल को आइडेंटिफाई करना होता है। सेंटेंस के अंदर वर्ड गिवन होते हैं और उनके अंदर पूछा जाता है कि सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड जेरेंड है या कौन सा वर्ड यहाँ पे पार्टिसिपल है। उसके अलावा फिर लिटरेरी डिवाइसेस आ जाती हैं। लिटरेरी डिवाइसेस में आपने ऑक्सीमोरॉन को देखना है, हाइपरबोले को देखना है, सिमिली को देखना है, मेटाफर को देखना है, एलिट्रेशन को देखना है। अगर ये पांच की डेफिनेशन एटलीस्ट, और पर्सोनिफिकेशन, अगर इन 6 की आप डेफिनेशन को देख लेते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या होगा कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होती है। अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सबकी नहीं आती। ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सबकी नहीं आती, स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट जो कि बैरिया में साइकोलॉजी के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे होते हैं या सोशल साइंसेज के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उनका ज्यादा चांसेस होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आने का। बाकियों की ज्यादा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नहीं आती। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी ये दो स्टाइल में पूछते हैं। एक स्टाइल ये होता है कि एक ही ऊपर छोटा सा पैराग्राफ होता है, नीचे उससे से जो है वो एमसीक्यू एक ही पूछा जाता है, यानी एक पैराग्राफ में से एक एमसीक्यू पूछा जाता है। या फिर सम टाइम्स क्या होगा कि एक पैराग्राफ में से मल्टीपल एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाते हैं। तो दोनों स्टाइल जो है वो ये होंगे, लेकिन सबकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ये मैंने बता दिया कि सोशल साइंसेज एंड साइकोलॉजी वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनका यूजुअली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है। उनका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सिर्फ इंग्लिश नहीं, बल्कि उनका जो उनके लिए जो एनालिटिकल रीजनिंग का सेक्शन है वो क्योंकि वर्बल रीजनिंग कहलाता है, तो ये वहां पर भी होता है। फिर सम टाइम स्पेलिंग्स बताना होता है कि यानी चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। तो ऐसे वर्ड जो है वो बीच में होते हैं जो कि कंफ्यूजिंग होते हैं, वो आ जाते हैं। फिर कंफ्यूजिंग वर्ड्स आ जाते हैं, अफेक्ट और इफेक्ट दोनों जो है इफेक्ट पढ़े जाते हैं। लेकिन ए वाले इफेक्ट का और यूज है, ई वाले इफेक्ट का और यूज है। एक एज नाउन ऐड करता है, एक एज वर्ब ऐड करता है। एक जो है वो टेम्परेरी इफेक्ट बताता है, एक जो है वो फाइनल इफेक्ट बताता है। ठीक है। तो इस तरह के कंफ्यूजिंग वर्ड्स किसी एक सेंटेंस में इंसर्ट करना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। एंड वही वोकैबुलरी मीनिंग्स की चीजें, वही जो ऊपर सिनोनिम्स एंटोनिम्स में मैंने की, ये चीजें जो है वो आपका बैरिया का इंग्लिश का पोर्शन जो है वो करती हैं, उस पर जो है वो मुश्तमिल होता है। एंड मैं एक बात वो स्टूडेंट स्पेशली जो कि बैरियर के एग्जाम में पेयर हो रहे हैं, उनको एडवाइस करूंगा कि इंग्लिश को वो बहुत ज्यादा फोकस रखें। उसकी रीजन ये है कि मिनिमम जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं या कंप्यूटर साइंसेज की भी जो फील्ड्स हैं, वहां पे भी बैरिया में मिनिमम जो है वो 30% जो है वो इंग्लिश होती है। जितने भी कंप्यूटर साइंसेज की फील्ड या इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स बैरिया में ऑफर किए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं लॉ के प्रोग्राम्स की जो बैरिया में ऑफर हो रहे हैं, बिजनेस स्टडीज के प्रोग्राम्स हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के हैं, सोशल साइंसेज के हैं, साइकोलॉजी के हैं, तो उनका जो है 50% पेपर इंग्लिश के ऊपर मुश्तमिल है। एंड एट द एंड ऑफ द डे बैरिया के पेपर के अंदर एक एमसीक्यू का 1 मार्क्स है। एंड एट द एंड तो आपने अपना मेरिट बनाना होता है ना, आपने मैक्सिमम स्कोर करना होता है इन द एंट्रेंस टेस्ट। तो ये वजह है कि इंग्लिश एक तो इजी भी आती है बैरिया में, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल हाई नहीं होता, उसका एवरेज डिफिकल्टी लेवल होता है। अगर तो किसी की इंग्लिश वीक है तो उसको तो डेफिनेटली बैरिया की इंग्लिश भी डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन अगर आप इसका कंपैरिजन करते हो विद अदर यूनिवर्सिटी, तो ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये एक एवरेज है, यानी इजी से मीडियम डिफिकल्टी लेवल का इंग्लिश का पोर्शन जो है वो बैरिया का होता है। यस, इसका सिलेबस ज्यादा है, चीजों को कवर करना पड़ता है। तो इसलिए 50% इंग्लिश है या मिनिमम 30% इंग्लिश है, तो इंग्लिश के ऊपर भी काफी फोकस रखें, ताकि आप मैक्सिमम जो स्कोर है ना आप अपने इंट्रेंस टेस्ट में कर सकें। तो ये वो चीजें हैं कि जिनको आपने जो है ना वो रिवाइज करना है, और मैंने इनको अपडेट भी किया है रिसेंट एग्जाम्स की बेसिस के ऊपर, जो क्वेश्चंस आए हैं उनको भी किया है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से। ये जो पहला रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का स्टाइल का पैराग्राफ मैंने पूछा था, इसमें एक ही पैराग्राफ के अंदर से जो है वो मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैंने आपको बताया है कि दोनों स्टाइल के अंदर क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में होते हैं, यानी एक में से एक भी पूछा जा सकता है और एक में से जो है ना वो मल्टीपल भी पूछे जा सकते हैं। तो दोनों स्टाइल के क्वेश्चन जो है ना वो पेपर के अंदर होते हैं, और हमने दोनों को ही देखा है यहाँ पे। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के पैराग्राफ में आपने सबसे पहले क्या करना होता है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो गिवन आपके पास पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को आपने बड़ा क्विकली और जो है वो रीड आउट करना है, लेकिन बड़ा फोकस के साथ रीड आउट करना है। कोई पॉइंट जो है ना वो आपने मिस नहीं करना है। ठीक है, ताकि आप जो है इसको करेक्टली जो है मार्क कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। लेट मी रीड दिस पैराग्राफ फॉर यू। The old clock tower stood silently in the center of the town. Although its hands had stopped moving years ago,
द रेजिडेंट स्टिल रिगार्डेड इट एज अ सिंबल ऑफ देयर शेयर्ड हिस्ट्री। तो एक बात ये पता चल रही है कि एक टाउन है जहाँ पे एक ओल्ड क्लॉक टावर है, जो कि अब उसकी क्लॉक वर्क नहीं करती, लेकिन उसके रेजिडेंट्स अभी भी उसको बड़ी सिग्निफिकेंस देते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये उनकी हिस्ट्री का, उनका जो एक बूम था उनके टाउन का, ठीक है, वहाँ का ये एक सिंबल है। टूरिस्ट ऑफन फोटोग्राफ द स्ट्रक्चर विदाउट रियलाइजिंग दैट इट हैड वंस सर्व्ड एज अ लुकआउट पॉइंट ड्यूरिंग फ्लड्स। तो टूरिस्ट जो है वो उसको फोटोग्राफ करते हैं, और उनको ये नहीं पता कि एक जमाने में ये लुकआउट टावर के तौर पे ऐड करता था फॉर फ्लड, यानी दूर से जो आता हुआ पानी है वो दिखाई देता था। रिसेंटली अ प्रपोजल वाज मेड टू रिप्लेस इट विद अ मॉडर्न मोनूमेंट। रिसेंटली एक प्रपोजल आया जिसमें ये कहा गया है कि इसको रिप्लेस कर देते हैं और एक नया मोनूमेंट जो है वो उसकी जगह पे बना देते हैं। व्हाइल सम सिटीजंस वेलकम द आइडिया, others argue that removing the tower would raise an important part of the town's identity। ठीक है, कुछ ने इस आइडिया को वेलकम किया और कुछ ने कहा कि नहीं भाई, ये हमारे टाउन की आइडेंटिटी है और हमें इसको छेड़ना नहीं चाहिए। द डिबेट रिवील्ड अ डीपर क्वेश्चन। इस आर्गुमेंट ने, इस डिबेट ने एक नया क्वेश्चन जो है वो रिवील किया कि शुड प्रोग्रेस ऑलवेज टेक प्रेसिडेंस ओवर प्रिजर्वेशन। ठीक है, कि क्या प्रोग्रेस जो है वो ओवरकम कर लेगा, वो ओवरटुक कर लेगा प्रिजर्वेशन को। ठीक है, प्रेसिडेंस का मतलब होता है यानी जो चीज पहले जो है वो हो चुकी है, तो अब उसी को आगे आप फॉलो करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डू रेजिडेंट्स वैल्यू द क्लॉक टावर। पहला क्वेश्चन इजी आया हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ, क्योंकि ये उनकी शेयर्ड हिस्ट्री को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस वन वाज क्वाइट इजी। व्हाट वाज वन हिस्टोरिकल फंक्शन ऑफ द टावर। तो एक हिस्टोरिकल फंक्शन उस क्लॉक टावर का ये था, ठीक है, कि क्योंकि क्लॉक टावर का मुझे कैसे पता चला कि ये क्लॉक टावर है, क्योंकि उसमें कह रहे हैं कि उसके हैंड्स हैड स्टॉप्ड मूविंग ईयर्स अगो। यानी क्लॉक के अंदर हैंड्स होते हैं ना, तो ये क्लॉक टावर था, लेकिन वो यूज होता था टू एज अ लुक आउट टावर फॉर पॉइंटिंग आउट ड्यूरिंग द फ्लडिंग सीजन। व्हाट इज सजेस्टेड अबाउट द टूरिस्ट। सो टूरिस्ट को के बारे में क्या सजेस्ट किया गया कि टूरिस्ट जो है उसको फोटोग्राफ तो करते हैं कि ये एक हेरिटेज है, एक ओल्ड बिल्डिंग है, लेकिन उनको उसके सिग्निफिकेंस का अंदाजा नहीं है कि पुराने वक्तों में सिर्फ टाइम बताने के लिए यूज नहीं होता था, बल्कि ये यूज होता था एज अ लुक आउट टावर फॉर द फ्लड्स एज वेल। व्हाट कॉज्ड डिबेट अमंग सिटीजंस। किस चीज ने सिटीजंस के बीच में डिबेट जो है वो कॉज की है। व्हाट कॉज्ड डिबेट अमंग द सिटीजंस। व्हाट कॉज डिबेट अमंग सिटीजंस। रिपेयरिंग द टावर, ठीक है, सेलिंग द टावर। तो रिपेयरिंग द टावर को जल्दी में आंसर नहीं मार करना, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ टावर विद मॉडर्न मॉन्यूमेंट का जो है वो यहाँ पर जिक्र है। द पैसेज मेनली डिस्कसेस। अब ये जो क्वेश्चन होता है ना, ऐसा क्वेश्चन जब आता है बीच में तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ना क्वेश्चन डिफिकल्ट आया था, कि भाई इस पैसेज में डिस्कस क्या किया जा रहा है, या पैसेज की टोन क्या है, या पैसेज का आप क्या सूटेबल टाइटल सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये तीन बातें जरा मैं दोबारा बता देता हूँ। एक तो ये होता है कि भाई आता है कि भाई पैसेज में क्या चीज डिस्कस की गई है। दूसरी बात कि भाई पैसेज का कोई सूटेबल टाइटल बता दें, या फिर ये बता दें कि इस पैसेज के अंदर जो एग्जामिनर है उसकी टोन क्या थी, ऑथर की टोन क्या थी। तो बहरहाल यहाँ पर यह है कि द पैसेज मेनली डिस्कस है। तो पैसेज मेनली क्या डिस्कस कर रहा है, पैसेज मेनली डिस्कस कर रहा है कंफ्लिक्ट बिटवीन प्रोग्रेस एंड प्रिजर्वेशन। और अगर इसकी टोन की बात की जाए तो यहाँ पे जो है टोन जो है वो इंफॉर्मेटिव टोन है और सीरियस टोन है। तो हमें एक इंफॉर्मेशन पता चल रही है, ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो एक इंट्यूशन क्रिएट कर रही है, ठीक है, कि भाई एक टावर है, उसकी पहले सिग्निफिकेंस थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि उसको रिप्लेस करें, कुछ कहते हैं कि उसको रिप्लेस ना करें। तो बहुत से हिडन फैक्ट्स भी ऑथर ने यहाँ पे रिवील किए हैं कि ह्यूमरस टोन नहीं है, कोई मेलो ड्रामा नहीं है। मेलो ड्रामा वो होता है कि जिसकी सैड एंडिंग होती है, ह्यूमरस टोन वो होती है कि जहां पर कोई मजाया बात हो रही होती है। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है जी। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप जो है क्वेश्चंस के पूछे जाने की। सेकंड जो टाइप है क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, सम टाइम 2-3 लाइंस के ऊपर एक पैसेज गिवन होता है और नीचे एग्जामिनर जो है ना उससे रेलेवेंट जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी फिर सम टाइम्स क्या होगा कि एक पैसेज में से एक ही क्वेश्चन आएगा। तो अली हैड प्लान टू स्पेंड द वीकेंड रिलैक्सिंग एट होम, हाउएवर व्हेन हिज फ्रेंड्स called asking for help with a science project, he decided to postpone his plans and insist instead। तो मैं साथ साथ मीनिंग भी बताता जाऊंगा ताकि इस लेक्चर के अंदर, इस मेगा रिवीजन लेक्चर के अंदर हम लोगों के पास जो है ना वो वोकैबुलरी भी बिल्डअप होती है। तो पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, कैंसिल, कैंसिल कर देना। असिस्ट का मतलब क्या करना होता है, हेल्प करना, टू एड समबडी, टू हेल्प समबडी। सो अली ने अपना प्लान क्यों चेंज किया, तो हमें पैराग्राफ में क्या पता चला, ही बिकेम बोर्ड एट होम, नो ही वांटेड टू वॉच अ मूवी, नो ही हिज फ्रेंड नीडेड हेल्प विद हिज साइंस प्रोजेक्ट। तो ये वजह थी कि उसने अपने क्या किया कि उसने अपने जो प्लान था आज संडे को रिलैक्स करने का, उसको उसने कैंसिल कर दिया और वो अपने दोस्त की मदद करने चला गया। द लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस अ डिजिटल कैटलॉग सिस्टम टू हेल्प स्टूडेंट्स फाइंड बुक्स मोर एफिशिएंटली। Within a few weeks, the number of students visiting the information desk
फॉर असिस्टेंट डिक्रीज नोटिसेबली। तो एक लाइब्रेरी ने क्या किया है कि अपना जो कैटलॉग है उसको डिजिटाइज कर दिया, उसको कंप्यूटर बेस्ड कर दिया। यानी कैटलॉग क्या होता है कि स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि भाई किस टॉपिक के ऊपर बुक्स कहाँ पर पड़ी हुई है और किस किस ऑथर की बुक्स अवेलेबल है और किस टाइटल की बुक्स जो है वो अवेलेबल है। तो अपनी तरफ से लाइब्रेरी ने ये सिस्टम इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि वो ये समझते थे कि इस तरह से उनके लिए मैनेज करना ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन उसके बरक्स हुआ क्या है, हमें ये पता चल रहा है इस पैराग्राफ में कि जो स्टूडेंट्स थे, इसका मतलब यह है कि वो डिजिटल कैटलॉग सिस्टम को तो यूज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इन्फॉर्मेशन डेस्क को जो है ना विजिट करना कम कर दिया। इन्फॉर्मेशन डेस्क क्या होता है कि वहां पे कोई ना कोई रिसेप्शनिस्ट या लाइब्रेरियन बैठा हुआ होता है जिससे आप वर्बली जाके क्वेश्चन पूछते हैं और वो आपकी हेल्प आउट करता है। तो इट मीन दैट स्टूडेंट आर यूजिंग दैट डिजिटल कैटलॉग सिस्टम। व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज स्टूडेंट स्टॉप यूजिंग द लाइब्रेरी? नो, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। द डिजिटल कैटलॉग मेड लोकेटिंग बुक्स इजियर। यस, यही वजह है कि आप स्टूडेंट जो है और डिजिटल कैटलॉग में से बुक्स को खुद सर्च कर लेते हैं और जो वहां पे काउंटर बना हुआ है या इंफॉर्मेशन डेस्क बना हुआ है उसके ऊपर नहीं जाते। तो स्टूडेंट्स अभी भी लाइब्रेरी तो आ रहे हैं, लेकिन हम इससे ये चीज डिड्यूस कर सकते हैं, ये चीज इन्फर कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स अब उस डिजिटल सिस्टम को यूज करें रादर देन मैनुअली गोइंग टू द और फिजिकली गोइंग टू द इंफॉर्मेशन डेस्क एंड आस्किंग वर्बली फ्रॉम द लाइब्रेरियंस अबाउट द बुक। तो इस तरह से स्टूडेंट्स के लिए इजी हो गया, उनको पता चल जाता है कि किस सेक्शन में, किस कॉर्नर में, किस रैक के ऊपर ये बुक जो है वो अवेलेबल है। ऑल्दो सारा, क्वेश्चन 3 है, ऑल्दो सारा प्रैक्टिस फ्रॉम फॉर द डिबेट कॉम्पिटिशन एवरी डे। तो पहले मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। तो आपने ये देखा कि समटाइम्स क्या होगा कि आपके पास इंडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में था। तो ये वो चीज है कि जिसको स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी थोड़ा सा हमें जो है वो कॉम्प्रिहेंशन में डिफिकल्टी हुई, तो डिफिकल्टी नहीं होगी, आपने चीजों को डिड्यूस करना है, इन्फर करना है, करेक्टली करना है और खुद से कोई इनकरेक्ट अजम्पशन नहीं लेनी होती। वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ऑल्दो सारा प्रैक्टिस फॉर द डिबेट कॉम्पिटिशन एवरी डे शी रिमेन्ड नर्वस बिफोर स्टेपिंग ऑन टू द स्टेज। सारा ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी डिबेट कंपटीशन के लिए, यानी डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट के लिए, स्पीच कॉन्टेस्ट के लिए, लेकिन वो फिर भी नर्वस थी, ठीक है, बिफोर स्टेपिंग ऑन टू द स्टेज। जैसे आप लोग जब एरिया के अपने टेस्ट के अंदर अपेयर होंगे तो बावजूद तैयारी के कंफ्यूजन जो है वो स्टूडेंट्स को हो जाता है। तो उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि जो मैंने अटेम्प्ट का आपको बताया कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है, तो उस लेक्चर को आपने लाजमी देखना है और उसके मुताबिक फिर आपने चीजें अटेम्प्ट करनी है, ठीक है जी। वंस शी बिगिन स्पीकिंग हाउएवर हर कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली रिटर्न। लेकिन जैसे जैसे उसने अपनी स्पीच स्टार्ट की, बोलना शुरू किया, उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है? स्लोली, ठीक है, स्लोली। हाउ डिड सारा फील बिफोर हर स्पीच? तो शी वाज नर्वस, शी वाज एंशियस। तो नर्वस की जगह पे एग्जामिनर एंशियस का वर्ड भी यूज कर सकता है। एंशियस का मतलब भी क्या होता है? ठीक है, एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना, नर्वस होना, राइट। क्वेश्चन 4, अ स्मॉल टाउन रिप्लेस्ड मैनी ऑफ इट्स स्ट्रीट लाइट विद सोलर पावर वंस। ओवर द नेक्स्ट ईयर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट डिक्रीज एंड रेजिडेंट्स रिपोर्टेड फ्यूअर पावर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एक स्मॉल टाउन है जिसने क्या किया है कि रिप्लेस किया है स्ट्रीट लाइट्स को विद सोलर पावर्ड वंस। उससे हुआ क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो गई है और रेजिडेंट्स ने पावर रिलेटेड इश्यूज को भी रिपोर्ट कम किया है। Which statement is best supported for the passage? Solar power lights reduced expenses. The town became larger. Residents paid higher taxes. Electricity was no longer needed. तो इलेक्ट्रिसिटी की नीड तो थी, लेकिन सोलर पावर लाइट इंट्रोड्यूस करने से उनके एक्सपेंसेस भी रिड्यूस हो गए हैं और उनके जो पावर रिलेटेड इशू थे, यानी फ्लक्चुएशन थी, वो भी कम हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द कंपनीज मैनेजर encouraged employees to attend training workshops. While attendance was optional, workers who participated often performed better and earned promotions more quickly than others. तो एक कंपनी के मैनेजर ने इनकरेज किया, इनकरेज का क्या आएगा, सिनोनिम क्या बन सकता है, यानी मोटिवेट किया अपने एम्प्लॉयज को कि वो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स को अटेंड करें। ऑल्दो द अटेंडेंस वाज ऑप्शनल, यानी उनकी मर्जी थी, वो आ भी सकते थे, नहीं भी आ सकते, नहीं मैंडेटरी नहीं था, कंपलसरी नहीं था, इट वाज नॉट एसेंशियल टू अटेंड इट। लेकिन वो वर्कर जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया, फ्यूचर में उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हुई और उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होने की वजह से उन्हें प्रमोशंस भी क्विकली जो है वो अर्न करी एज कम्पेयर टू अदर्स। Why were many employees motivated to attend the workshop? Attendance was mandatory? No. Attendance तो mandatory नहीं थी, optional थी। The workshops were free of cost. Participation often improved career opportunities. Yes, तो ये बात पता चली कि वो एम्प्लॉय जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उनका जो वर्क एथिक्स थे या उनका जो वर्किंग बिहेवियर था या उनकी जो वर्किंग परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई थी। So moving on to the next one. So sometimes grammar and sentence completion के questions होते हैं। I am going dash to watch a movie. I am going cinema to watch a movie. No, it not make sense. I'm going to cinema. No.
अब आ और दा के बीच में से दा वाले को हमने करेक्ट आंसर के तौर पे चूज करना। देखें आप किसी स्पेसिफिक सिनेमा में वो जा रहे हैं ना मूवी को देखने के लिए, तो आई एम गोइंग टू द सिनेमा टू वॉच अ मूवी, तो दिस इज द करेक्ट वन कि आई एम गोइंग टू द सिनेमा टू वॉच अ मूवी। सो ऑप्शन डी जो है वो यहां पर क्या है, ऑप्शन डी जो है वो यहां पर क्या है, करेक्ट है। आगे चलेंगे। एंड्रयू डैश राइट नाउ ही वांट्स टू पास हिज टेस्ट टुमारो। सो एंड्रयू इज स्टडिंग राइट नाउ, एंड्रयू अभी पढ़ रहा है क्योंकि वो अपना कल का एग्जाम जो है वो क्लियर करना चाहता है। सो इज स्टडिंग आएगा यहाँ पर। शी डैश टू द मार्केट एवरी मॉर्निंग। अब एक बात याद रखिएगा, ग्रामर का रूल है कि वो काम जो कि रूटीन टास्क होता है, ठीक है, सो इफ देयर इज सम रूटीन टास्क, अगर आप उस रूटीन टास्क की बात करेंगे और रूटीन टास्क की जब भी आप जिक्र करेंगे तो वहां पर आपने क्या करना होता है कि आपने वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के साथ एस या ई एस को ऐड करना होता है। तो शी गोज टू द मार्केट एवरी मॉर्निंग, क्योंकि वो रोजाना मार्केट जा रही है, रोजाना सुबह जा रही है, तो शी गोज टू द मार्केट, शी गोज टू द मार्केट, गॉन को मैंने मिस्टेकनली कर दिया, शी गोज टू द मार्केट एवरी मॉर्निंग। तो ये एक बात और पता चली कि करेक्ट आंसर करके ऑप्शन गलत नहीं मार करना, ऑप्शन करेक्ट ही मार करना है। द न्यूज डैश वेरी शॉकिंग, द न्यूज आर वेरी शॉकिंग, द न्यूज वर वेरी शॉकिंग, इज या हैव आएगा। तो द न्यूज इज वेरी शॉकिंग। न्यूज एक हो या एक से ज्यादा हो उसको न्यूज ही कहा जाता है। अनकाउंटेबल नाउन होता है ये, तो उसके साथ इज आएगा, द न्यूज इज वेरी शॉकिंग। नाइदर अली नॉर इज फ्रेंड्स कमिंग। तो नाइदर और नॉर के केस में आप क्लोजेस्ट सब्जेक्ट को देखते हो, तो नाइदर के साथ क्लोजेस्ट सब्जेक्ट अली है, नॉर के साथ फ्रेंड है, तो नाइदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स प्लूरल है, आर कमिंग आएगा यहाँ पे। नाइदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, राइट जी। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश सबमिटेड द असाइनमेंट। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच तो ईच सिंगुलर है, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड देयर असाइनमेंट होगा, हैव नहीं होगा, हैव प्लूरल के साथ आता है, राइट जी। शी प्रेफर्स टी डैश कॉफी, शी प्रेफर्स टी टू कॉफी। देन यूज होता है नो डाउट कंपैरिजन के लिए, लेकिन देन होता है जब दो से ज्यादा चीजें होंगी। तो टू आप कंपैरिजन के लिए यूज करते हो जब आप प्रेफरेंस दे रहे हो एक चीज को दूसरे के ऊपर। ये वाला देन तो टाइम के लिए यूज होता है कि पहले एक इवेंट हुआ उसके बाद हुआ, ओवर यहाँ पे यूज आपने नहीं करना। वी हैव बीन वेटिंग डैश फॉर 2 आवर्स, बल्कि मैंने आंसर ही बता दिया, वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स आएगा। तो अगर तो टाइम गिवन होता कि वी हैव बीन वेटिंग सिंस 2 o'clock, तो फिर तो मैं सिंस लगाता। तो इफ इट रेन्स वी डैश द पिकनिक, इफ इट रेन्स वी कैंसल्ड द पिकनिक, नो। इफ इट रेन्स देखें कि तो कंडीशनल है और अभी ये काम होना है, यानी पिकनिक पे अभी जाना है, तो फ्यूचर की बात है, तो इसलिए विल आएगा। इफ इट रेन्स वी विल कैंसिल द पिकनिक, अगर बारिश हुई तो हम पिकनिक को कैंसिल कर देंगे। बाय नेक्स्ट ईयर ही डैश हिज डिग्री, ही कंप्लीट हिज डिग्री, ही कंप्लीटेड हिज डिग्री, विल कंप्लीट, तो यहाँ पर भी विल कंप्लीट आएगा क्योंकि अगेन फ्यूचर की बात हो रही है कि अगले साल तक वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन 16 है, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, द अंडरलाइन वर्ड इज, तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड जो है स्विमिंग है। अच्छा देखिए, पार्टिसिपल है, जेरेंड है या व्हाटसोएवर है, इस पे जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि जेरेंड के अंदर आईएनजी होता है, लाजमी तौर पे होता है, ठीक है। जेरेंड में क्या होगा कि वर्ब के साथ आईएनजी होगा, लेकिन वर्ब के साथ जब आईएनजी आएगा तो वो वर्ब जो है वो नाउन के तौर पे ऐड कर रहा होगा। तो वर्ब क्या करता है, वो वर्ब जो है वो नाउन के तौर पे ऐड करता है। तो ये रूल है, ये ग्रामर का रूल है कि जरंड में वर्ब के साथ आईएनजी हो और वो वर्ब के साथ आईएनजी वाला जो वर्ड है, ठीक है, वो जो वर्ब है वो एज अ नाउन ऐड कर रहा हो तो फिर वो जरंड होता है। तो इस सेंटेंस के अंदर कोई और नाउन नहीं है, तो यहाँ पर स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ मेंशन्ड है, तो स्विमिंग जो है वो यहाँ पर है तो वर्ब है और जरंड है, लेकिन वो एज अ नाउन ऐड कर रहा है, तो स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो अगर ये एज एन आप ये कहते हैं कि एडजेक्टिव के तौर पे ऐड करेगा तो फिर ये पार्टिसिपल होता है। तो पार्टिसिपल के केस में अगर वर्ब जो है वो एज एन एडजेक्टिव ऐड कर रहा हो तो पार्टिसिपल होता है, और जरंड के केस में एज अ नाउन ऐड कर रहा होता है। और पार्टिसिपल के केस में देयर विल बी एन अदर नाउन प्रेजेंट, तो एक और जो नाउन है ना वो पड़ा हुआ होगा, ठीक है, तो एक और नाउन जो है वो पड़ा हुआ होता है। तो उसकी एक ये निशानी है कि वहां पे एक और नाउन पड़ा हुआ होगा, तो उस केस में फिर आपने सेंटेंस में उसको एज अ पार्टिसिपल जो है वो करना होता है। और पार्टिसिपल के केस में लाजमी नहीं है कि आई एन जी आए, जरंड के केस में लाजमी है कि हमेशा आई एन जी ही आता है।
पार्टिसिपल के केस में आईएनजी भी आ सकता है, ईएन भी आ सकता है और ईडी भी आ सकता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। आई सॉ हिम डैश द स्ट्रीट, क्रॉस द स्ट्रीट, क्रॉस द स्ट्रीट, क्रॉसिंग द स्ट्रीट। ठीक है, तो आई सॉ हिम, ऑल्दो ऐसे लग रहा है कि बी करेक्ट है, लेकिन अगर बी होता अक्रॉस होता है, सॉ हिम अक्रॉस द स्ट्रीट, मैंने यानी उसको गली के दूसरे एंड पे देखा, अक्रॉस होता तो। यहाँ पे सिर्फ क्रॉस है, अक्रॉस नहीं है, तो इट्स बेटर कि हम यहाँ पे क्रॉसिंग यूज करेंगे, आई सॉ हिम क्रॉसिंग द स्ट्रीट, यानी मैंने उसको सड़क पार करते हुए, यानी गली से गुजरते हुए, क्रॉस करते हुए देखा है। द चिल्ड्रन डैश इन द पार्क, चिल्ड्रन वॉज प्लेइंग इन द पार्क, नो, चिल्ड्रन भाई प्लूरल है, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, वर प्लेइंग इन द पार्क आएगा। He asked me if I dash ready. He asked me if I am ready, if I was ready, I be या being आएगा। देखें पहली बात तो यह है कि एम नहीं आ सकता यहाँ पे, क्योंकि he asked आ रहा है पीछे, he asked me, he asked me if I was ready, तो इनडायरेक्ट नरेशन है कंडीशनल के साथ, so he asked me if I was ready आएगा, तो एम तो नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, एम और बी जो है वो प्रेजेंट में आते हैं। द डॉग वेग्ड डैश टेल, इट्स टेल, कौन से वाला इट्स आएगा, इट स्ट्रॉफी कोमा और फिर एस, या स्ट्रॉफी एस आप कह सकते हैं। ठीक है, या इट्स आएगा, या इट्स और फिर बाद में कोमा आएगा, या इट आएगा। तो द डॉग वेग्ड इट्स टेल, तो इट्स में सिंपली आई टी एस वाला इट्स आएगा। उसकी रीजन ये है कि ये पोजेसिवनेस दिखा रहा है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, यानी इस डॉग ने अपनी टेल जो है वो, अपनी दुम जो है वो हिलाई है। जो एनिमल्स अपनी जो टेल है उसको हिलाते हैं, ठीक है, एज अ डिफरेंट गेस्चर या एज अ डिफरेंट रिस्पॉन्स, तो उसको हम कहते हैं वेग्ड। तो द डॉग वेग्ड इट्स टेल, तो उसने अपनी अपनी टेल के बारे में उसकी बताया जा रहा है, तो पोजेसिव प्रोनाउन है। चूज द पार्ट कंटेनिंग द एरर, तो एरर आइडेंटिफिकेशन है, आप हमने करनी है हमारे पास। ठीक है जी, सो एरर आइडेंटिफिकेशन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में शी हैज बीन वर्किंग सिंस 2 आवर्स इन दिस ऑफिस, तो यहां पर मिस्टेक किस पार्ट में है, शी हैज बीन वर्किंग, सिंस नहीं आएगा यहाँ पे, फॉर आएगा। शी हैज बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, शी हैज बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, शी हैज बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स इन दिस ऑफिस। ठीक है, तो ऑप्शन बी के अंदर मिस्टेक है। अगर टाइम गिवन होता तो फिर हम सिंस लगाते, यहाँ पे 2 घंटे से वो गए तो फिर फॉर लगेगा। द चिल्ड्रंस वर प्लेइंग इन द पार्क, द चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं है भाई, चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन उसका प्लूरल है, चिल्ड्रन उसका प्लूरल, चिल्ड्रन कोई वर्ड नहीं है, तो यहाँ पर ए में मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर जो मिस्टेक है वो ए में मिस्टेक है। ठीक है, ही डू नॉट नो द आंसर, ही डू नॉट नो द आंसर, ही शी के साथ यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ डज लगता है, डू नहीं लगता, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक है, ही डज नॉट होना चाहिए था, तो यहाँ पे डज होना चाहिए था, तो ए में मिस्टेक करेंगे, तो ए में मिस्टेक है। अब ये भी देखें पेपर में कंफ्यूजिंग है कि डू डज नॉट पूरा बनता है ना, तो नॉट तो ठीक है, नॉट ठीक है, तो डज आएगा यहाँ पे, तो ए में मिस्टेक मार्क करनी है, बी में नहीं करनी। शी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, शी इज वन ऑफ द बेस्ट, शी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास होना चाहिए, तो बी की यहाँ पर मिस्टेक है, एस आएगा, स्टूडेंट्स है। तो आपने मिस्टेक को करेक्ट नहीं करना होता, डेफिनेटली आपने ये बताना होता है कि मिस्टेक किस पार्ट में, लेकिन मैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर इसको करेक्ट कर रहा हूँ। ही आस्क्ड मी, he asked to me if I was ready for the journey, अब he asked me is enough, he asked to me तो इनकरेक्ट है, he asked to me तो इनकरेक्ट है, he asked me होना चाहिए था, तो टू की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो एक ही मिस्टेक है, he asked me if I was ready for the journey। सो मैं वोकैबुलरी के पोर्शन को स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया है कि अभी जो आपके रिसेंट एग्जाम्स के अंदर मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, उनको मैंने एक जगह पे इस लेक्चर के एंड पे कंपाइल कर दिया विद द इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस की डेफिनेशंस, तो हम पहले उसको देख लेते हैं, ताकि फिर आप इसको बाद में खुद जो है वो कवर कर लेंगे। लेकिन मैं फिर बता दूं कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो हैं वो आपके पास डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं आपके पेपर के अंदर, यानी आपको ये कहा जा सकता है कि ये जो वर्ड है इसका इसका मीनिंग क्या होगा या इसका ऑपोजिट क्या होगा, एंड इसके साथ साथ आपके पास एग्जाम में इस स्टाइल में भी बैरिया में क्वेश्चन आते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि एक वर्ड को अंडरलाइन या हाईलाइट कर दिया जाता है सेंटेंस में और पूछा जाता है कि इसका एंटोनिम या इसका सिनोनिम जो है वो यहाँ पर क्या होगा, तो ये स्टाइल के अंदर भी क्वेश्चन को जो है वो पूछा जाता है, राइट जी। तो जो मोस्ट रिपीटेड इनके एग्जाम में भी रिसेंटली आए हैं उनको मैंने एक जगह पे कंपाइल कर दिया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा
मेरी यूट्यूब के ऊपर एक कंपाइलेशन अवेलेबल है जो कि 2026 के अंदर या 20 के अंदर एक्सपेक्टेड एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के वर्ड्स हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, जो कि मैंने बनाए हैं 2025 और 2024 की बेसिस के ऊपर। तो उसको भी आपने जो है ना वो लाजमी जो है वो कवर कर लेना है, उसको भी जो है वो आपने देख लेना है। इंशाल्लाह आपके वर्ड जो है वो वहां से कवर हो जाएंगे। तो वो जो है ना मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स एंटोनिम्स की एक लिस्ट जो है वो वहां पर भी गिवन है। तो सिनोनिम्स में वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड में से अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है प्लेंटीफुल, यानी वो चीज जो कि मोर देन इनफ है, विच इज मोर देन इनफ। ठीक है, मोर देन इनफ। सो मोर देन इनफ यानी जरूरत से ज्यादा है, अबंडेंस है किसी चीज की। एक्यूट, एक्यूट का मतलब क्या होता है? एक्यूट का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी सिवियर और इंटेंस। एडवर्स, एडवर्स मीन्स नेगेटिव, हार्मफुल भी होता है इसका मीनिंग, हार्मफुल। बिगवस, unclear, unclear. Ambitious, ambitious means somebody who is very determined, who is very aiming, बड़ा मोटिवेटेड है, मोटिवेटेड भी कह सकते हैं, मोटिवेटेड। एप्रीहेंसिव, फेयरफुल। बेनेवोलेंट मीन्स काइंड। ब्रिटल मीन्स फ्रेजाइल, यानी वो चीज जो कि इजीली, इजीली ब्रेक, समथिंग विच कैन ब्रेक इजीली। कर्सरी, कर्सरी मीन्स क्विक। और एक और भी वर्ड आया हुआ है पास्ट एग्जाम्स में, एजाइल। एजाइल का मतलब भी क्विक होता है। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मतलब होता है किसी काम को जानबूझ कर करना, इंटेंशनल करना, इरादतन करना। और एक और यहाँ पर वर्ड ऐड कर लीजिए जो पेपर में आया हुआ रिसेंट एग्जाम में, वो अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है टू लीव समथिंग, डेजर्टेड, डेजर्टेड यानी छोड़ दिया किसी को, खाली पड़ा हुआ। अबैंडन हाउस, अबैंडन हाउस क्या होगा? जो कि खाली पड़ा हुआ है, जहाँ पे अब कोई नहीं रहता। अनऑक्यूपाइड है, ये भी कह सकते हैं, अनऑक्यूपाइड है यानी वहां पे कोई रहता नहीं है। तो ये भी एक वर्ड जो है वो रिसेंट एग्जाम्स में बहुत दफा जो है वो रिपीट हुआ हुआ। तो डेरोगेटरी, तो डेरोगेटरी कहा जाता है जिसमें वो कहते हैं कि ही सेड सम डेरोगेटरी रिमार्क्स, ही यूज डेरोगेटरी वर्ड्स अबाउट हिम। तो डेरोगेटरी का मतलब होता है इंसल्टिंग। ठीक है जी, इंसल्टिंग, इंसल्टिंग। डायडैक्टिक, तो डायडैक्टिक का मतलब होता है इंस्ट्रक्शनल, यानी जिसमें किसी चीज के बारे में स्टार्ट किया जा रहा होता है, कोई इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती है, बताया जा रहा होता है। एलिक्वेंस, एलिक्वेंस का मतलब होता है ग्रेसफुल एक्सप्रेशन यानी फ्लुएंसी। यानी अगर किसी के बोलने का स्टाइल बड़ा फ्लुएंट है, बड़ा क्रिस्प है और बड़ा क्लियर है, तो हम कहेंगे कि बड़ा एलोक्वेंट उसका स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है। एरेटिक, एरेटिक होता है अनप्रेडिक्टेबल यानी रैंडम, जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक्सप्लिसिट का वर्ड आया है बहुत दफा इनके एग्जाम में। तो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर। फेलेशियस, फेलेशियस का मतलब होता है फॉल्स। फो, ये वर्ड तो 2024 से लगातार इनके एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहा है। तो फो का मतलब होता है एनिमी। फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड मीन स्ट्रेंथन। ये 2025 के स्प्रिंग में भी आया था, फॉल में भी आया था, एंड अभी जो 2026 का स्प्रिंग हुआ है वहां पे भी कुछ स्टूडेंट्स ने ये वर्ड जो है वो जो है वो मार्क करवाया था कि जी ये वर्ड था, पेपर के अंदर दोबारा आया हुआ था। तो फोर्टिफाइड मीन्स टू स्ट्रेंथन समथिंग, किसी चीज को ज्यादा मजबूत बनाना। ठीक है। फ्रेजाइल मीन्स डेलिकेट यानी इजीली जो कि डैमेज हो सकता है। ठीक है, इजीली प्रोन टू गेटिंग डैमेज। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? यूजलेस। तो फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? यूजलेस। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? यूजलेस। जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब क्या होता है? ऑथेंटिक। जेन्युइन का मतलब होता है ऑथेंटिक। तो जेन्युइन मीन्स ऑथेंटिक। तो जेन्युइन का मीनिंग क्या? ऑथेंटिक, रियल, ओरिजिनल भी कह सकते हैं आप उसको। ठीक है जी। ग्रेव, इट इज ऑफ ग्रेव कंसर्न यानी सीरियस कंसर्न का है। तो ग्रेव मीन्स सीरियस। लाइजॉन, लाइजॉन मीन्स कनेक्शन। ठीक है, लाइजॉन मीन्स कनेक्शन। ठीक है। ल्यूसिड, ल्यूसिड मीन्स क्लियर। मोजाइक मीन्स मिक्सचर। ठीक है, तो मोजाइक मीन्स मिक्सचर। मॉर्नफुल मीन्स सैड। ऑब्स्टेकल मीन्स हिंड्रेंस। ऑफेंसिव मीन्स हॉस्टाइल। एंड पेंसिव मीन्स थॉटफुल यानी ऐसी चीज जिस पे आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और आप बड़े थॉटफुल मूड के अंदर हैं। प्रैग्मेटिक मीन्स प्रैक्टिकल। ठीक है। प्रोफेशन मीन्स स्किल्ड और एक्सपर्ट, यू कैन से एक्सपर्ट, एक्सपर्ट।
रिम्यूनरेशन मीन्स पेमेंट, आप इसको सैलरी भी कह सकते हो, यानी ये काम करने के बदले में जो आपको पेमेंट मिलती है उसको कहते हैं। स्टर्न मीन्स स्ट्रिक्ट, सीरियस। सबमिसिव, सबमिसिव मीन्स somebody who is obedient, सबमिसिव। टेंजेबल, टेंजेबल मीन्स फिजिकल, यानी जो इन रियलिटी नजर आ रहा है, ठीक है। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मीन्स टेम्परेरी या चेंजिंग या मूविंग भी आप इसको कह सकते हैं। एंड ट्रांसपेरेंट मीन्स क्लियर। ट्रिवियल मीन्स माइनर, इसको आप कॉमन भी कहते हैं, कॉमन। इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। ट्रिवियल मीन्स माइनर, कॉमन या इनसिग्निफिकेंट। यूनानिमस, यानी जिसपे सबका ही एग्रीमेंट हो जाए, कंप्लीटली एग्रीड। विजिलेंट मीन्स अलर्ट, केयरफुल, कॉन्शियस। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो इनके एग्जाम के अंदर रिसेंट टाइम्स के अंदर जो मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम्स आए हैं उनको देख लेते हैं। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं एंड इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस भी पूछे जा सकते हैं, तो मीनिंग आता होगा, वोकैबुलरी भी होगी, तो आप इसको कर सकते हैं। बट फॉर अ क्विक रिवीजन जो मोस्ट रिपीटेड है वो मैंने यहाँ पे बताए हैं। उसके अलावा जो ओवरऑल मोस्ट रिपीटेड है उनका लिंक भी आपके पास अवेलेबल है, उसको भी आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है जी। सो द वर्ड इज अब्सटेन। सो अब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज से बाज आ जाना, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? टू इन्वॉल्व इन समथिंग, टू इंडल्ज इन समथिंग, टू इन्वॉल्व। वैसे अब्सटेन का मीनिंग क्या होता है? टू अवॉइड समथिंग। एमिकेबल, एमिकेबल मीन्स फ्रेंडली, फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली। तो एमिकेबल मीन्स फ्रेंडली, फ्रेंडली। सो हॉस्टाइल इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी अग्रेसिव, अग्रेसिव मैनर है या हॉस्टाइल मैनर है, ठीक है। तो आप उसको क्या कहेंगे कि वो हॉस्टाइल वे है। बिनीन, ठीक है, बिनीन, बिनीन, बिनीन का एंटोनिम होता है मलिशियस। क्लियर, इसका एंटोनिम क्या होगा? ऑब्सक्योर। क्लियर तो इजी है, तो इसलिए उसका एंटोनिम ऑब्सक्योर, यानी हिंड्रेंस या वो चीज जिसमें क्लैरिटी नहीं है। या क्लियर का ऑपोजिट जो है वो ओपेक भी हो सकता है, ओपेक भी हो सकता है, क्योंकि इसका मीनिंग तो ट्रांसपेरेंट है, तो ऑपोजिट इसका ओपेक भी हो सकता है। कंसाइज का मतलब होता है शॉर्ट, तो ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा? लॉन्ग वाइंडेड या लेंथी भी हो सकता है इसका ऑपोजिट। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मतलब होता है कि जानबूझकर किसी काम को करना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? एक्सीडेंटल। फ्रेजाइल का तो हमने सिनोनिम भी देखा है, तो फ्रेजाइल का मतलब होता है वो चीज जो कि बहुत ज्यादा वीक है, जो इजीली टूट सकती है, यानी ब्रेकेबल है। तो ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा? ऑपोजिट इसका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। जेनरस, जेनरस कहते हैं काइंड को या ओपन हार्टेड को, या ऐसा शख्स जो कि अल्लाह की राह में या दूसरों के ऊपर खर्च कर सकता है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्टिंजी या माइजर, ठीक है। जेन्युइन, ओरिजिनल को कहते हैं, रियल को कहते हैं, ऑपोजिट फेक होगा। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है केयरफुल, यानी एक एक चीज को देखना, बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस किसी चीज का करना। ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा? केयरलेस। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट का मतलब होता है केयरलेसली कोई काम करना, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? केयरफुल। ओबीडियंट, बात सुनने वाला, रेबिलियस जो कि बात नहीं सुनता। ऑब्सलीट, ऑब्सलीट का मतलब होता है जो चीज बहुत पुरानी है, एशियंट है। ऑब्सलीट मीन्स एशियंट, ओल्ड। आर्काइक भी कह सकते हो आप इसको, आर्काइक। ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा? मॉडर्न या कंटेम्परेरी। तो मॉडर्न का एक और सिनोनिम क्या बनता है? कंटेम्परेरी। तो ऑब्सोलीट का ऑपोजिट हुआ मॉडर्न या कंटेम्परेरी, या कंटेम्परेरी। ऑफेंसिव, जो चीज आपको बुरी लगे, प्लेजेंट जो आपको अच्छी लगे। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होपफुल, होपफुल। पैसिमिस्टिक कहते हैं होपलेस, होपलेस। प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, ऊपर गुजरा है। आइडियलिस्टिक या थ्योरेटिकल भी आप कह सकते हो, थ्योरेटिकल भी कह सकते हो आप। रिवोक, रिवोक, रिवोक का मतलब होता है टू स्टॉप, रोक देना, डिसअप्रूव कर देना, टू स्टॉप, ठीक है, डिसअप्रूव और टू स्टॉप। स्टर्न, स्ट्रिक्ट, ऊपर देखा हमने, रिलैक्स, ठीक है, या लीनियंट भी कह सकते हैं आप, लीनियंट भी इसका एंटोनिम हो सकता है। सबमिसिव, डोमिनेंट, सबमिसिव जो आपके कंट्रोल में है, जो आपकी बात मान रहा है, जो आपसे ओपिनियन। डोमिनेंट जो आप पे डोमिनेट कर रहा है। टेंजेबल, इसका ऑपोजिट इनटेंजेबल भी हो सकता है। देखिए टेंजेबल का मतलब क्या होता है? फिजिकल,
और एब्स्ट्रैक्ट जो नजर नहीं आता, या इंटेंजिबल जो नजर नहीं आता। अब एक कार है, वो नजर आती है। ऑनेस्टी किसी का एक टेंजेबल चीज है, वो नजर नहीं, वो इंटेंजिबल चीज है, वो नजर नजर नहीं आती। ट्रांजिएंट, मूविंग, चेंजिंग। ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा? परमानेंट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? कॉमन या इनसिग्निफिकेंट। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट। विजिलेंट, विजिलेंट कहते हैं केयरफुल को, वॉचफुल को। वॉचफुल, वॉचफुल, WATCHFUL, वॉचफुल, वॉचफुल। वाइज, अक्लमंद को कहते हैं। फुलिश, बेवकूफ को कहते हैं। राइट जी। तो ये इसके मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैंने एक जगह पे रिवाइज करवा दिए हैं, इनको आपने लाजमी देखना है फॉर अ क्विक रिवीजन इंशाल्लाह। नाउ बिफोर सॉल्विंग द एमसीक्यूज, हम क्या करते हैं कि क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं लिटरेरी डिवाइसेस का। तो सिमिली क्या होता है? सिमिली के अंदर आप दो चीजों को कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन के लिए आप लाइक का या एस का वर्ड जो है आप यूज कर रहे होते हैं। जैसे वो कहते हैं कि अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि हर वॉइस वाज एज स्मूथ एज सिल्क, तो एस का वर्ड यहाँ पर यूज हुआ हुआ है कंपैरिजन के लिए। या अगर मैं ये कहता हूँ कि ही इज ब्रेव लाइक अ लायन, लाइक अ लायन, तो ये सिमिली है। तो सिमिली के अंदर जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आप लाइक या एज का वर्ड यूज करते हैं। और मेटाफर क्या होता है कि मेटाफर के अंदर आप डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। जैसा ये लिखा हुआ है टाइम इज अ थीफ, या अगर मैं कहता हूँ ही इज अ लायन, ही इज अ लायन, तो ये मेटाफर है। ये क्या है? मेटाफर है। तो आपके एग्जाम में समटाइम्स क्या होगा कि एक आप लिटरेरी डिवाइस भी आ जाती है, तो इसलिए इनकी डेफिनेशन देख लें तो बड़ा इजी हो जाता है, आप क्विकली उसको कर सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन क्वालिटीज देना नॉन लिविंग थिंग्स को, तो ये चीज पर्सोनिफिकेशन कहलाती है। ये चीज क्या कहलाती है? पर्सोनिफिकेशन कहलाती है। समय कहता हूँ द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। अब विस्परिंग इज अ क्वालिटी एसोसिएटेड विद ह्यूमंस। ट्रीज, विंड तो विस्पर नहीं कर सकती ना, तो ये चीज पर्सोनिफिकेशन है। हाइपरबोले, हाइपरबोले में क्या होता है कि जानबूझ के चीजों को एग्जैजरेट किया जाता है, और उसका रीजन क्या होता है? किसी चीज को के ऊपर स्ट्रेस देना, किसी चीज के बारे में उसकी इंपॉर्टेंस को उजागर करना। जैसा मैं कहता हूँ कि आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन, रेपुटेशन ऑफ इनिशियल साउंड्स, रेपुटेशन ऑफ इनिशियल साउंड्स, रेपुटेशन ऑफ इनिशियल साउंड्स। ठीक है, यानी सेम साउंडिंग वर्ड या सेम कॉन्सोनेंट वर्ड जो रिपीट हो रहे हैं। मैं एक सेंटेंस है कि शी सेल्स, सी सेल्स बाय द सी शोर। अब यहाँ पे हर एक में एस का वर्ड आ रहा है, एस का साउंड आ रहा है, तो ये लिटरेशन है। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को एक साथ यूज किया जाता है। और अगेन क्यों यूज किया जाता है? इसलिए यूज किया जाता है कि स्ट्रेस दिया जाए, जिसका मैं कहता हूँ डेफनिंग साइलेंस, डेफनिंग साइलेंस। अब डेफ तो कोई बहुत ऊंचा साउंड आए ना, तो थोड़ी देर के लिए कानों की जो सुनने की सैद है वो खत्म हो जाती है, कहते हैं कान सुन हो जाते हैं। तो डेफनिंग साइलेंस, साइलेंस कैसे डेफनिंग हो सकता है? तो स्ट्रेस दिलाने देने के लिए। जंबो श्रिम्प, अब श्रिम्प तो एक टाइप ऑफ फिश है जो कि साइज में बहुत छोटी होती है, तो जंबो श्रिम्प। ठीक है, तो ये ऑक्सीमोरॉन वाला कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं जो कि स्ट्रेस देने के लिए यूज होते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। मैंने उनके एमसीक्यूज नहीं सॉल्व करवाए, क्योंकि एमसीक्यूज में यही थे, एंड दे आर द मोस्ट रिपीटेड वंस। लिटरेरी डिवाइसेस का भी ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। अब हम पहले चलते हैं और यहाँ से जो हम लोग ईडियम्स का पोर्शन है वो करते हैं। तो मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स के अंदर जो सबसे ज्यादा ईडियम या प्रोवर्ब यहाँ पे रिपीट हुआ है ना बैरिया के टेस्ट के अंदर, वो याद रखिएगा, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर। तो ये आया हुआ ब्लैंक के अंदर कि जी नॉलेज इज डैश, तो नॉलेज इज पावर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने रेड में इतना हाईलाइट करके इतना बड़ा करके लिख दिया। अब पीस ऑफ केक का क्या मतलब होता है? पीस ऑफ केक का मतलब होता है अ टास्क विच इज वेरी इजी। तो हम कहते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। कंप्लीट द प्रोवर्ब, दिस इज ऑल्सो रिपीटेड मेनी मेनी टाइम्स। हेस्ट मेक्स वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट, यानी जल्दी का काम खराब ही होता है। नॉलेज इज पावर, ये ऊपर मैं बता चुका हूँ, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड है। ब्रेक द आइस, तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। तो आप कहीं बैठे हुए हैं और आप बातचीत किसी से शुरू करना चाहते हैं, तो ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, समथिंग विच इज वेरी रेयर, एन इवेंट विच हैपेंस रेयरली, वो काम जो बहुत शादो नादिर होता है।
तो हम कहेंगे वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, राइट। सो वंस इन अ ब्लू मून। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो कि अभी रिसेंट एग्जाम्स में बैरिया के अंदर आया हुआ है, वो है हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब होता है टू गो टू स्लीप, टू गो टू स्लीप, टू गो टू स्लीप। हिट द सैक मीन्स टू गो टू स्लीप, to hit the sack means to go to sleep. So now some passive voice and narration along with literary devices. So the chef cooked the meal. So एक्टिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। जब आप इसको पैसिव में लेके जाएंगे तो आप ऑब्जेक्ट को पहले करेंगे, फिर आपके पास वर्ब आएगा और फिर आपके पास सब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट वर्ब और फिर सब्जेक्ट आएगा आपके पास। तो ये है यहाँ पे द मील कुक्स द शेफ नो, द मील स्टार्ट में आ जाएगा, द मील क्योंकि कुक्ड है तो पास्ट बता रहा है, द मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ, द मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ, द मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, ही सेड आई एम बिजी, he said that, he said that, so now he is telling about himself, so he said that he, so m will be replaced by was, he said that he was busy, he said that he was busy। तो यहां पर आएगा he said that he was busy। time is a thief, this is a metaphor, why, because डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। her voice was as smooth as silk। अब यहाँ पे कंपैरिजन तो हो रहा है लेकिन कहा जा रहा है कि उसकी आवाज जो थी सिल्क के जैसे स्मूथ थी, her voice was as smooth as silk। तो ये क्या असेंबली है, क्योंकि लाइक के साथ या और कोई कंपैरिजन वर्ड को आप यूज करते हुए कंपैरिजन करते हैं तो आप उसको क्या कहते हैं कि उसको आप सिमिली कहते हैं, राइट। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। सो पर्सोनिफिकेशन है, विंड विस्परिंग नहीं कर सकती। अलिट्रेशन में सेम साउंड होगा, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। हाइपर बोले में एग्जैजरेशन हो गया, जैसे मैं इसको कहता हूँ कि आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स टू डू दिस वर्क। अब मिलियन टाइम्स मैंने गिन कर तो नहीं उसको बताया हुआ ना, एग्जैजरेट कर रहा हूँ मैं। और ऑक्सीमोरॉन क्या होगा कि उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं। तो ये तो डेफिनेशंस मैंने आपको पहले ही इसकी एक्सप्लेन कर दी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक दफा इनको भी देख लीजिएगा और जेरंड पार्टिसिपल को भी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, उसको भी देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपका 100% यहाँ पे चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट जो है वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग चूज करने होते हैं, तो एटलीस्ट 2 या 3 एमसीक्यूज बीच में ऐसे आ रहे थे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चंस कितने होंगे आपके एग्जाम पैटर्न के अंदर। जैसे कि डिफरेंट एग्जाम, डिफरेंट स्ट्रीम्स का, डिफरेंट फील्ड्स का, डिफरेंट प्रोग्राम का डिफरेंट पैटर्न है, जैसा मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया था। तो उसी के मुताबिक जो है ये नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यूजली वो वर्ड्स होते हैं कि जो हम अपनी जनरल लाइफ के अंदर भी गलत जो है जिनके स्पेलिंग राइट डाउन कर रहे होते हैं, तो उनको बड़ा गौर से देखना होता है। तो अकोमोडेट के हमने करेक्ट स्पेलिंग चूज करने हैं, तो अकोमोडेट के स्पेलिंग के अंदर सी भी डबल होता है, एम भी डबल होता है। तो अकोमोडेट, ACCOMMODATE। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस है। एम्बेरसमेंट, ये भी रिसेंट एग्जाम्स के अंदर भी आया हुआ है, एम्बेरसमेंट। सो एम्बेरसमेंट के ऊपर हम को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर वैसे बी और सी दोनों ही मैंने आइडेंटिकल चॉइसेस बता दी हैं, और करेक्ट स्पेलिंग एम्बेरसमेंट के यही है, EMBARRASSMENT। तो ये दोनों बी और सी करेक्ट बन रहे हैं, वहां पे तो खैर एक ही होगा, एम्बेरसमेंट है डेफिनेटली। सो डेफिनेटली के स्पेलिंग जो है वो हमने चूज करने हैं। तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है भाई, ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। डेफिनेटली की जो स्पेलिंग होते हैं वो होते हैं DEFINITELY। तो ये ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट बन रहा है। ओकेजनल, ओकेजनल का मतलब होता है वो काम जो कि कभी कभार हो रहा है, वो काम जो कि कभी कभार हो रहा है। तो ओकेजनल में डबल एस नहीं होता, पहली बात तो ये है, ओकेजनल में सिंगल एस होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, OCCASIONAL, ओकेजनल। रेफरेंस, रेफरेंस में एक तो पहली बात है ए यूज ही नहीं होता, तो इसलिए ये गलत है। डबल एफ भी यूज नहीं होता, ये भी गलत है। तो रेफरेंस, 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 ठीक है। सो रेफरेंस के अंदर एफ सिंगल होगा, और ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट है, REFERENCE। आर भी यहाँ पे सिंगल होता है, डबल आर था यहाँ पे, ये इनकरेक्ट है। इनडिस्पेंसेबल, इन IN डिस्पेंसेबल, DIS डिस हो गया, इनडिस्पेंसेबल, ठीक है, इनडिस्पेंसेबल। तो इन डिस्पेंस, तो ये यहां तक तो ठीक है, डिस्पेंस, तो इनडिस्पेंस। एबल में यहाँ पे इसने IBL किया भाई, तो ये इनकरेक्ट है, ABL होता है। तो इनडिस्पेंसेबल, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है।
सुपरसीड, सुपरसीड में एस होता है, सी यूज ही नहीं होता। SUPERSEDE, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट बनता है। सुपरसीड तो सी इसमें यूज नहीं होता, बहुत से लोग इसमें सी यूज करते हैं। अप्रिशिएट, अप्रिशिएट, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। APPRECIATE, डबल सी यूज नहीं होता इसमें, और सिंगल पी नहीं होता, और डबल टी भी नहीं होता, तो ये करेक्ट है, ऑप्शन ए इसलिए करेक्ट है। सेपरेट, सेपरेट, बहुत से लोग इसको गलत लिखते हैं, ये वजह है कि इस तरह के वर्ड जो मैंने बताया ना, कि जानबूझ के वो वर्ड जो कि हम कॉमनली भी इनकरेक्ट यूज करते हैं वो इन्होंने दिया है उसमें, सेपरेट। तो सेपरेट, अच्छा यहाँ पे फिर मैंने बी और सी में दोनों में सेम ऑप्शन पॉइंट आउट कर दिया, खैर दोनों ही करेक्ट हैं। वहां पे तो एक ही चॉइस आपके पास करेक्ट होगी, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कि मैंने जब एक्सरसाइज बनाई है तो मैंने एक ही जगह पे लेके आऊँ। तो सेपरेट, तो सेपरेट में SEPARATE होता है, ई नहीं होता, सेपरेट होता है वर्ड, सेपरेट। रिसीव, RECI, आई नहीं लगाना भाई, RECE होगा पहले, RECE, ये गलत है, RECEIVE ये करेक्ट है। अब गवर्नमेंट में एन साइलेंट होता है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं होता, वो गवर्नमेंट होता है, तो ये आएगा इसके स्पेलिंग गवर्नमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, ए जो है वो इनकरेक्ट है। कमेटी, कमेटी में एम डबल होता है, टी भी डबल होता है, टी भी डबल होता है, और जो है आपके पास इसमें ई भी डबल होगा, CO। तो जो फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें टी जो है वो 3 टाइम्स है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, COMMITTEE, प्रिविलेज, प्रिविलेज, प्रिविलेज। सो प्रिविलेज में PRIVILEGE फर्स्ट करेक्ट है, डी तो यूज ही नहीं होता, ये दोनों भी करेक्ट है। नेसेसरी, नेसेसरी, तो नेसेसरी में NEC सिंगल होगा, ES डबल होगा, ARY। सो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट है, नेसेसरी। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कर लें आप इसको, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। ठीक है, तो मेन आ गया आपके पास पहले। ठीक है, फिर TENANCE होगा, TENANCE, तो ऑप्शन ई में, सी में सॉरी, ये करेक्ट है। MEINTENANCE, मेंटेनेंस। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल PLE होता है, वो होता है असूल या कानून या रूल, फंडामेंटल रूल और बिलीफ होता है वो। एक AL वाला प्रिंसिपल होता है जो कि स्कूल का हेड होता है, तो वो AL के साथ लिखा जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। 67, entrepreneur, so entrepreneur, somebody who starts a project, who starts a new venture, entrepreneur। so ENTREPRENEUR होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कॉन्शियस, तो कौन के आगे साइंस होता है इसमें, मैंने इसको ऐसे याद रखा था, कौन से, तो कौन के आगे साइंस, तो ऑप्शन ए जो है इसमें भी करेक्ट है। 69 पे चलते हैं, क्वेश्चन एयर, सवाल नामे को कहते हैं, तो क्वेश्चन एयर के अंदर क्वेश्चन के बाद NAIR ही पड़ा होता है, यानी क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन के बाद NAIRE लिखा हुआ होता है, क्वेश्चन एयर। रिदम, रिदम, RHYTHM, दम नहीं होता यहाँ पे, बाद में वाई नहीं आता है इसमें, तो RHY, एच साइलेंट है नो डाउट, तो रिदम पढ़ा जाता है, तो रिदम, रिदम। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट। सो इंग्लिश का जितना भी पोर्शन था आपका वो हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिया इंशाल्लाह।